सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की क्या बेटा प्रक्रिया। एक बात कि आम बोलचाल में इसे हम लोग महाभियोग कह देते हैं, मीडिया में भी टीवी में भी महाभियोग जैसा दिख सकता है, लेकिन संविधान में महाभियोग शब्द का उल्लेख एक ही जगह है, अनुच्छेद 61 में, वहां महाभियोग है और वो व्यवस्था हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो ये जो न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया मिलती जुलती है, लगभग करीब है। तो इतना लंबा चौड़ा शब्द कौन बोले, महाभियोग बोल देते हैं, आप महसूस कर लेते हैं, बट देयर इज डिफरेंस, यहाँ अंतर है। जैसे एक शब्द हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, कहीं नहीं उल्लेख है राष्ट्रपति शासन। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपात। अब इतना लंबा चौड़ा शब्द कौन बोले, है ना, तो छोटा सा बोल के काम चला लेते हैं। तो काम चलाने वाला अलग शब्द है, व्यवहार में क्या है वो थोड़ा सा समझना होगा। तो प्रक्रिया क्या है बेटा, लगभग कॉमन है। क्या कॉमन है कि न्यायाधीशों के हटाने का प्रस्ताव किस कंडीशन पे आएगा, दो कंडीशन पे, माने दो स्थितियों में ही उनके खिलाफ। जैसे राष्ट्रपति के लिए क्या आया था, जब उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो। तो न्यायाधीशों के हटाने के लिए दो, कदाचार व असमर्थता, यानी मिसबिहेवियर हो और कार्य करने में अक्षम हो, तो उनके विरुद्ध ये अभियोग लगाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया यही है कि अभियोग किसी भी सदन में आएगा, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। 1/4 सदस्यों का प्रावधान वहां भी है, जैसे राष्ट्रपति में था यहां भी है। तो एक संख्या निर्धारित कर दी गई, लोकसभा में लगभग 100 और राज्यसभा में लगभग 50, इतने लोग। लेकिन ध्यान रखना, पीठासीन अधिकारी इसको स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, उसका निर्णय होगा कि स्वीकार करे या ना करे, भले ही 150 लोगों ने हस्ताक्षर किया हो। क्लियर है। अब अगली प्रक्रिया क्या होगी बेटा, वो तो है ही है बेटा। जब मैं ये बोला जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी अंतिम फैसला करेंगे, तो पीठासीन अधिकारी ने कह दिया कि बेकार का मामला है, इसमें कुछ जच नहीं रहा है। 12 दूसरा ये कि जब भी किसी सदन में आएगा, यानी चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, वही सदन एक जांच समिति बनाएगा। कितने सदस्यों की बेटा, 3 सदस्यों की। एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, एक विधि का कोई विशेषज्ञ होगा। ये लोग जांच करेंगे, उसके समक्ष न्यायाधीश अपनी सफाई प्रस्तुत कर सकते हैं, स्वयं आके या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। फिर वो रिपोर्ट देंगे, चर्चा होगी, मतदान होगा। मतदान कैसे होगा, विशिष्ट बहुमत से। अगर वो पारित हो गया तो दूसरे सदन में जांच समिति का गठन नहीं होगा, दूसरे सदन में चर्चा होगी, मतदान होगा। दूसरा सदन यदि विशिष्ट बहुमत से पारित कर दिया, नहीं, खाली नहीं होगा, तब राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाएंगे। उसके पहले राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकते। तो राष्ट्रपति वाले में इसमें कुछ अंतर तो दिख ही रहा है। पहला अंतर दिख रहा है कि न्यायाधीशों के लिए जांच समिति पहले ही सदन में बनती है, राष्ट्रपति के लिए दूसरे सदन में बनती है। दूसरा अंतर दिख रहा है कि राष्ट्रपति के लिए 2/3 मत चाहिए, इनके लिए विशिष्ट मत चाहिए। तीसरा अंतर यह है कि राष्ट्रपति का पद स्वतः खाली हो जाता है। हाँ, जैसे ही पारित होता है खुद ही रिक्त हो जाता है, लेकिन न्यायाधीशों का पद खुद रिक्त नहीं होता। इन्हें पद से हटाने की अथॉरिटी मिल जाती है राष्ट्रपति को, तब वो पद से हटा। थोड़ा लिख लिया जाए बेटा, लिखे। न्यायाधीशों के हटाने का प्रस्ताव, न्यायाधीशों के हटाने का प्रस्ताव पॉइंट बना बना के लिखिएगा बेटा, थोड़ा अलग अलग करके लिखिएगा। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है बेटा, लाया जा सकता है। समझ में आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया जाए
उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना चाहिए। ठीक है बेटा, उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना चाहिए। तो ब्रैकेट में लिख लो, लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50। ठीक है बेटा, लिखें, संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी को इसकी सूचना दी जाती है तथा न्यायाधीश को कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। माने चोरी वोरी से प्रस्तुत नहीं कर सकते आप, है ना, 14 दिन पहले बताना होगा। हो गया बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जिस भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत होगा, जिस भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत होगा वह सदन एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करे। यहां थोड़ा तथ्यात्मक है बेटा, तो थोड़ा लिखना ही है, फिर अभी हम लोग आएंगे तो अवधारणात्मक हो जाएगा। हाँ। जिस भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा वह सदन 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करेगा। यही पूछ लेगा, समिति में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, कौन कौन होंगे, सब दिमाग में रखिए। लेकिन फिर मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, तथ्यों पे बहुत महारत हासिल मत करो, कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि प्री जब होगा ना तो मैं यही मिलूंगा। बुकलेट लेके प्रदर्शित होइएगा, है ना, और एकदम आमने सामने बैठ के बात होगी, वही होगी जो मैंने पढ़ाया है, बाकी तो मुझे नहीं लेना देना कि काहे भैया इधर उधर हो रहा है। ठीक है, चले। हो गया बेटा, तथ्य जानना अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन तथ्य के साथ साथ थोड़ी सी समझ भी विकसित करनी होगी, सोच लानी होगी। कल को पूछेगा कि निम्न में से किस स्थान पे भारत का संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ है, अब वो विकल्प देगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कुछ और विकल्प देगा। ये सब होने वाला है आपके साथ, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला है, इस पे महारत हासिल करनी होगी, है ना बेटा। चलिए, हो गया बेटा। जांच समिति का 3 में कौन कौन होंगे बेटा, वो भी लिख लो। 3 सदस्यीय जांच समिति का या आयोग का गठन होगा। इसमें कौन कौन होंगे बेटा, वो नाम लिखना होगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी रहे तो कोई हर्जा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय और अच्छा है ना, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और एक कौन होंगे बेटा, विधि के विशेषज्ञ, जानकार। क्लियर हुआ बेटा। तो ये लोग क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, न्यायाधीश से पूछेंगे, अगर न्यायाधीश चाहें कि भैया क्या दिक्कत हो गई, आप भी न्यायाधीश हम लोग भी न्यायाधीश, थोड़ा बताओ ना कहाँ दिक्कत हो गई, ये जांच पड़ताल होगी। आधार मैंने पहले ही बता दिया, लिखाया नहीं है। 2 आधारों पे कदाचार, कदाचार मतलब हाँ नहीं, इसको बायस्ड कहते हैं, किसी के पक्ष में चला जाना, इसको कदाचार माने मिसबिहेवियर, इंग्लिश का शब्द है, माने खराब व्यवहार करते हैं, अंडबंड लगे बोलने, अब वो सब बोल नहीं सकते हम, ठीक है, क्लियर है बेटा। और असमर्थता, असमर्थता कई कारणों से हो सकती है, जैसे मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया हो, है ना, सबको फांसी की सजा ही दे रहे हो एक तरफ से, न जाने क्या क्या भैया। तो ये है कि मानसिक संतुलन अगर गड़बड़ हो जाए या कुछ शारीरिक अक्षमता आ जाए, पैरालिसिस हो जाए, कुछ और हो जाए, और मानने के लिए तैयार ना हो कि नहीं मैं रहूंगा,
तो उनको हटाया जाएगा पद से। ठीक है, लिखें अगला बेटा। तो ये लिखा है बेटा, जज समिति के समक्ष न्यायाधीश अपना स्पष्टीकरण दे सकता है अगर वो चाहे तो। आगे बढ़िए। संबंधित सदन, माने जिसमें आया होगा अभियोग, संबंधित सदन यदि विशिष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है, तो देखो यहां पे उल्लेख कर दिया गया कौन सा बहुमत चाहिए। तो जहां जो बहुमत चाहिए होता है वो वहां लिख दिया जाता है। जैसे आपने जब संविधान स्वरूप में पढ़ा था, अनुच्छेद 2 और 3 था, नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना, साधारण गणतंत्र, तो जगहों पे लिख दिया गया कि यहाँ पे कौन वाले मतदान की आवश्यकता होगी। तो ये 3 प्रकार अमूमन दिखता है। एक प्रकार और है कि 2/3 और आधे से अधिक राज्यों की सहमति, कुछ खास जगहों पे उसका भी उल्लेख है। बहरहाल आगे बढ़े बेटा। यदि दूसरा सदन भी विशिष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, यदि दूसरा सदन भी कैसे बेटा विशिष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा देंगे। राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? तो जब भी पढ़े थोड़ा कंपेरेटिव हो जाए, थोड़ा तुलनात्मक हो जाए, थोड़ा आगे पीछे भी देखा करे, ये जरूरी है ना। अब इसकी तुलना आप राष्ट्रपति से ये पूछेगा कि राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया निम्न से क्या अंतर है। ये खेलना होगा बेटा, और ये वही बता पाएगा जिसकी दोनों पे नजर होगी। मैं सबका अलग अलग रट के बैठे, वही मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि अभी टीचर बोल रहे हैं कि लंबी तरंगे, छोटी तरंगे, और अभी उससे रिलेटेड एक चीज पूछे नहीं बता पाएंगे। उससे संबंध एक भी चीज अगर हम पूछे, क्योंकि उसकी भावना तो समझे नहीं, खाली शब्द सुने, तो शब्द को सुनिए और उसकी भावना को महसूस करिए, तब तो जवाब दे पाएंगे आज के कंपटीशन में। और नहीं तो फिर शब्द तो रह जाएंगे ना बेटा आपके, वो आपसे ज्यादा चालाक है, उनको खूब पता है कि आप क्या सोचते हैं और कैसे आपको छकाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता बेटा, तो क्वेश्चन पूछने के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न क्यों अपनाए जाते? वो सिर्फ आपको छकाने का इरादा होता है। वो पूछेंगे निम्न में से क्या सत्य है, निम्न में से क्या असत्य है। अरे एक तो पूछो ना भैया, जो मन हो, सत्य ही पूछो खाली या असत्य ही पूछो। तो आप देखोगे कुछ क्वेश्चन में आएगा क्या सत्य है, फिर कुछ में आएगा क्या असत्य है, फिर कुछ में आएगा क्या असत्य नहीं है। वही दिमाग का दही बनेगा। फिर अभी सिविल सर्विसेज में देख रहे हो, एक नया पैटर्न आ गया, 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोनों सही है। नहीं, कथन कारण तो अलग है, वो अभी उस पर भी चर्चा करते हैं। तो वो कहते हैं 2 स्टेटमेंट दे देंगे और 4 विकल्प, एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत। अभी ये फैशन में चल रहा है। फैशन चलता है। तो एक फैशन पुराना है जो आप बोल रहे हैं, कथन और कारण, तो उसमें ए और आर देते हैं, और चाहे वो भूगोल का हो, संविधान का हो, अर्थव्यवस्था का हो, इतिहास का हो, किसी का प्रश्न हो, इसके ऑप्शन 4 ही होते हैं जो कॉमन होते हैं सब में। ए आर दोनों सही है, व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। वो चाहे किसी विषय का परीक्षा हो, विकल्प आपको यही मिलेंगे। तो ये काहे पूछे जाते हैं, क्या जरूरत है पूछने? क्योंकि इसमें मैंने नोटिस किया है कि अगर आपको 10 क्वेश्चन आता हो तो कम से कम 3-4 गलत कर देंगे, अगर आता होगा तो, और नहीं आता होगा तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है, क्या करने वाले हो। नहीं, कभी कभी नहीं आने में भी खूब सही हो जाता है। मैंने कहा था परीक्षा में 2 लोग एकदम निश्चिंत होके जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होता। जो एकदम पढ़े हैं, एकदम कौन सा टेंशन है भाई, पढ़े ही नहीं,
तो चार में से एक को बस पेन घुमाना है किसी पे, जो जिस पे मूड आ गया कर दिए। अरे वो कुटाई पिसाई तो उनकी होती है जो कचरे वाले होते हैं, है ना, इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं, दोनों में पिस जाते हैं, है ना भैया जी। चले आगे बढ़े। एक नोट बनाओ बेटा, एक नोट बनाइए, नोट लिखिए। लिखे। नहीं वो तो होता ही है, एक्चुअल में वहां झूठे बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपके परिचित नहीं है तो जैसे परीक्षा देके निकलोगे ना, तो 150 में 130 वाले बहुत मिल जाएंगे। हाँ 130 से ऊपर ही है, कम नहीं है। घर आते आते वो फिर 100 के नीचे आ जाते हैं। और फिर अगले 1 डेढ़ घंटे में ना, वो आजकल तो मीडिया उडिया ज्यादा सक्रिय है ना, हम लोग के जमाने में तो ऐसा नहीं था। क्वेश्चन को ढूंढना ही पड़ता था, कोई ऑप्शन नहीं था कुछ। मैगजीन वैगजीन जब कोई छप के आती थी अगले महीने के, तो उसमें आंसर आंसर रहता था, नहीं तो कोई 2G 3G वाला कुछ मामला था ही नहीं। तो उसमें तो धीरे धीरे घटता था समय के साथ। अभी तो बस परीक्षा के बाहर निकलो, ठीक है, तुरंत आ जाओगे रही में, ठीक है। अरे अपने मन से सही करना हो तो सभी सही हो जाएगा, आपके सही करने से थोड़ी सही होगा। और आपने अपने हिसाब से तो सही ही किया था, अपने हिसाब से कहाँ गलत किया था। एग्जामिनर के हिसाब से सही गलत होना होगा ना बेटा। तो कोई देखो, एक बात पे हमेशा भरोसा रखो, कभी अनौपचारिक ढंग से बात करेंगे तो आपको बताएंगे। अगर आपने मेहनत किया है, ईमानदारी से पढ़ा है, परिश्रम किया है, तो लड़ाई में है आप, बिल्कुल। आपका हो ना हो अलग बात है, लड़ाई में आप शामिल हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के पूछ लो कि ईमानदारी से पढ़ा है। अगर मेहनत आपने किया है तो आप लड़ाई में हैं। और अगर ड्रामा किया है, आप बेहतर समझते हैं कि लाइट जला के किताब खोल के सोए थे ताकि घर वालों को लगे पढ़ रहे हैं, अगर ये सब ड्रामा किया है ना, तो फिर तो समझ लो बेटा पार हो जाएगा आपका। चले बेटा आगे बढ़े। हाँ लिखे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त के उपरांत। अच्छा, सेवानिवृत्त की उम्र पता है ना बेटा, वो सब क्या लिखा है? 72 साल। हाँ अच्छा 65 साल, वेरी गुड। ये सब छोटी छोटी चीजें क्या लिखा जाए, जानबूझ के 72 बोले कि अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो बाहर निकल आए, तो आप सबको पता है। चले बेटा, सेवानिवृत्त होने के उपरांत यानी रिटायर होने के उपरांत भारत के किसी न्यायालय व न्यायाधिकरण में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते, अथवा अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते। एक्चुअली होते तो वकील ही हैं लोग, है ना बेटा। तो रिटायर होने के बाद वकालत वकालत नहीं चमकानी है ना, प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो एकदम प्रतिबंधित है। कहीं आप जाके, तो थोड़ा एक व्यवहारिक आयाम बता रहा है, जैसे आपको लगता होगा कि जिन एडवोकेट्स का नाम आता होगा कि भाई आपको न्यायाधीश बनाया जाता होगा तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं, ऐसा लगता होगा आपको। ऐसा नहीं है। बहुत ढेर सारे जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, वो नहीं चाहते जज बनना, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी हैवी है ना बेटा, वो जज नहीं बनना चाहते। सालवे साहब हैं, अभी राम जेठमलानी साहब मर गए, एक एक दिन में ये 30-30 लाख रुपए कमाने वाले लोग काहे जज बनेंगे? बहुत लोग हैं, संख्या उंगलियों पर नहीं गिनी जा सकती, उसकी संख्या बहुत है। कपिल सिब्बल भी हल्के में थोड़ा ही है। तो अब एक चीज बताओ, जो महीने में 4 करोड़ 5 करोड़ की प्रैक्टिस कर रहा है, वो बहुत ढेर सारे लोग जज बनना नहीं चाहेंगे। क्यों बनना चाहेंगे? अगर ऑनेस्टली काम करना है तब तो भाई 2.5-3 लाख रुपया जो मिल रहा है उसी में गुजर बसर करना है। 2,80,000 2,50,000 यही ना है। लेकिन ये है कि प्रेस्टिज की जगह तो है, सम्मान की जगह तो है ही है। तो बहुत ढेर सारे लोगों को सम्मान से ज्यादा पैसा पसंद है, तो वो नहीं बनना चाहेंगे। हाँ अगर आप न्यायाधीश बन गए तो आप ये समझ लो कि उसके बाद आपको प्रैक्टिस वैक्टिस तो नहीं ही करनी है। राम जेठमलानी को देखे, कार से 2 लोग पकड़ते थे तो वो कोर्ट में जाते थे, 80-80 साल की उम्र हो गई, और 80 साल की उम्र में एक एक दिन में 40-40 लाख रुपए कमा रहे थे।
एक एक दिन में, महीने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में वो जाते थे तो 5 लाख अकाउंट में पहले भेजो। अगर गाउन पहन लिया आपके नाम पे, कोर्ट में घुस गए, तारीख मिले, चाहे सुनवाई हो चाहे ना हो, उससे नहीं मतलब है, तो काहे बनेंगे भाई। चलो आगे बढ़े बेटा। आगे देखो, जो सबसे महत्वपूर्ण है बेटा, उस पर चर्चा करनी है। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्या है, यही सबसे महत्वपूर्ण इलाका है बेटा। उसके पहले थोड़ा सा एक इलाका क्या है बेटा, बताओ, कोई समस्या, कुछ पूछना हो तो पूछो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अरे अब सब छोड़िए, वो सब कहानी किससे है, आगे लिखो बेटा। न्यायाधीशों के प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के प्रकार, ये भी आजकल महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है, तो थोड़ा ये भी देख लो बेटा। सर्वोच्च न्यायालय में क्या बेटा, न्यायाधीशों के प्रकार। किसके प्रकार, हाँ, न्यायाधीशों के प्रकार, साथ बने रहिए, पीछे ना छूटने पाए। तो कितने प्रकार के न्यायाधीश, 34 प्रकार के न्यायाधीश। कोई लंबा, कोई नाटा, कोई मोटा, तो 34 नहीं, प्रकार से भी प्राय क्या है, जरा वो समझिए। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हो सकते हैं बेटा, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं अस्थायी न्यायाधीश। क्या कहते हैं बेटा, अस्थायी न्यायाधीश। और इन्हीं की संख्या आपने पढ़ा है 33+1, और इनकी नियुक्ति होती है आर्टिकल 1242, है ना। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों का भी प्रावधान है, और ये खूब पूछा जा रहा है आजकल। ये तो सब पढ़ के जा रहे हैं, इधर ही कुछ बच्चे गड़बड़ा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए। तो क्या है बेटा, अस्थायी न्यायाधीश। तो एक अस्थायी हो गए, एक अस्थायी हो गए। अस्थायी की क्यों जरूरत पड़ गई, थोड़ा सा समझिए, खाली तथ्यात्मक चीजों को मत लिखिए। आखिर सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की क्यों आवश्यकता है, कोई जरूरत होगी तभी तो व्यवस्था बनाई गई है। अरे भाई, बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, शुगर उगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट वार्ट की समस्या हो सकती है, और ऐसे लोगों को अक्सर रहती है। तो मान लीजिए 4-6 जज स्वास्थ्य कारणों से या किन्हीं अन्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए, तो फिर तो कोर्ट की कार्रवाई बाधित होने लगेगी ना। वो जितने जजों की आवश्यकता है उस दिन उतने जज अगर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, और बिल्कुल अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं तो नहीं हो पाएंगे, तो कार्रवाई तो होगी ना, कोरम जिसको कहते हैं। तो हाँ, गणपूर्ति हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कोरम कहते हैं। तो उतने जज होने चाहिए ताकि कोई बेंच खाली ना रहे, उस पर कार्रवाई हो जाए। इसके लिए यहाँ पे कितने प्रकार के जजों की व्यवस्था की जाती है अस्थायी, किसी ने अगर पढ़ा हो तो। नहीं नजर है, इसी पे नजर रखना था, और नजर आप कहीं और रख रहे थे। तो पढ़ के जाइए, खुश होके लौटेंगे परीक्षा में, है ना। अभी जो परीक्षा होगी, पहला, इसमें 3 प्रकार के जज होते हैं बेटा। अस्थायी जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक को हम लोग कहते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है बेटा, बोला करो थोड़ा। हाँ, एक तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जाहिर सी बात है, क्या इसका वर्णन संविधान में है, तो जरूर होगा। हाँ बिल्कुल है, संविधान में है बेटा। अच्छा, इसी में बड़ा खुश हो रहे हैं कि अनुच्छेद याद है, ये याद ना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बवाल क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, तदर्थ न्यायाधीश, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एडहॉक जजेस, है ना। और तीसरा है बेटा, अन्य नहीं है, हर जगह अन्य नहीं होगा। अन्य मतलब हम ही लोग पहुंच जाए क्या, नहीं। सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो इनका अनुच्छेद तो आपने बता ही दिया, 127 और 128, है ना।
तो पहले तो इसको बना डालो बेटा, फिर हम लिख पाते हैं। एक साथ दिखेगा ना कितने प्रकार के न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है बेटा, और लास्ट वाला सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो नाम से ही काम नहीं चलेगा, है ना, इनका काम भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उधर ही बवाल हो जाएगा। अच्छा, नहीं दिख रहा है तुमको? 126, 127, 128 क्रम से है, याद करना आसान है। ठीक है बेटा। तो अभी अस्थाई वाला तो हम लोग पढ़ ही लिए, कैसे कैसे नियुक्त होते हैं, कि फिर से बताएं? अरे ओलिजियम कोलिजियम सब तो हो ही गया ना बेटा, अस्थाई वाला। अब अस्थाई की नियुक्ति कैसे होती है, इस पे बात करनी होगी, ये ज्यादा जरूरी है। तो पहली हेडिंग बना लो बेटा। पहला कौन? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अरे अस्थाई वाला तो पढ़ लिए ना बेटा, कल क्या कर रहे थे, वही सब तो पढ़ रहे थे। अस्थाई वाले में पचड़ा है, उसको देखते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, आर्टिकल 1 to 6, अनुच्छेद 126। लिखें, किन्हीं कारणों से जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो पा रहा हो, किन्हीं कारणों से जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या बेटा उपस्थित न हो पा रहा हो, तो कौन से कारण हो सकते हैं? बहुत कारण हो सकता है, एक कारण ना हो खाली, प्रस्थान न कर गए हो, तो बहुत ढेर सारे कारण हो सकते हैं। भाई वो भी मनुष्य है ना बेटा, उनके घर भी शादी विवाह होता, उनके घर भी फंक्शन होता, उनके घर में भी आवश्यकता होती है, तो वो भी छुट्टी उट्टी ले लेंगे ना। वही 15 दिन की छुट्टी चाहिए, अब नहीं रह पाएंगे, तो 15 दिन न्यायालय तो बंद नहीं होगा, वो तो चलेगा, तो किसी को तो चार्ज पे रखना होगा। आपके जिले के डीएम साहब जब छुट्टी पे जाएंगे, तो जिला बिना जिलाधिकारी के रहेगा? अब वो जिसको चाहे बनाए, कोई वैसा नहीं है, लेकिन किसी सीनियर अधिकारी को बनाएंगे, किसी वरिष्ठ एडीएम को बना देंगे, सीडीओ को बना देंगे, कोई बाध्यता थोड़ी है, प्रोटोकॉल थोड़ा ही है। एक दरोगा घर पे छुट्टी पे जा रहा है, थानाध्यक्ष, तो किसी न किसी को तो चार्ज देके जाएगा ना, कहेगा मेरी अनुपस्थित में आप देखिएगा, लेकिन ये फैसला वो खुद करेगा। लेकिन यहाँ यह फैसला मुख्य न्यायाधीश स्वयं नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं कि मुख्य न्यायाधीश कहे हम छुट्टी पे जा रहे हैं, आइए आइए आप ही को चार्ज दे देते, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा, वही समझना है। ये क्लियर हो गया, किन्हीं कारणों से अनुपस्थित हो, तो ऐसी दशा में, लिखें आगे, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति, शब्द ध्यान से सुनिएगा, ऐसी दशा में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या करता है बेटा, नियुक्त करता है, जब तक कि अस्थायी मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो जाए। अस्थायी मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो जाए। क्लियर है बेटा? काम चलाने की व्यवस्था है, काम रुकने ना पाए, है ना बेटा? क्या पूछा जा सकता है आपसे? जैसे ये लाइन जो पढ़ा है, यहां से किसी क्वेश्चन की कल्पना करिए। आपकी परेशानी क्या है कि क्वेश्चन की भी कल्पना नहीं कर पाते, और आप क्वेश्चन की कल्पना करते हैं खाली तथ्यात्मक, फैक्चुअल, किस अनुच्छेद में, कौन नियुक्त करता है,
है ना। तो तथ्यात्मक की जगह पे थोड़ा सा धारणात्मक क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे बेटा आप परिपक्व हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, चीजों को समझने लगेंगे, और फिर आपकी सोच के ही क्वेश्चन आ जाएंगे परीक्षा में। अभी आपकी सोच के क्वेश्चन जो राष्ट्रपति मतलब किसको मतलब नियुक्त कर सकता है अस्थायी मुख्य न्यायाधीश। अस्थायी न्यायाधीश अगर नहीं उपस्थित है तो उसकी जगह अगर अस्थायी को नियुक्त करना है तो कौन करेगा? वेरी गुड। कौन करेगा बेटा? राष्ट्रपति करेगा, है ना। जैसे प्रथम दृष्टिया ये अगर आप पढ़े नहीं है तो दिमाग थोड़ा विचलित होता है कि अस्थायी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब कार्यकारी की नियुक्ति कौन करेगा, उसमें अगर विकल्प अच्छे अच्छे दे दिया तो आप उलझ जाएंगे। कोलेजियम निर्धारित कर देता है, मुख्य न्यायाधीश निर्धारित कर देता है, या मुख्य न्यायाधीश के बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसे बना दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति बनाएगा, जिसको मन करेगा उसको बनाएगा, लेकिन वो सामान्य रूप से वरिष्ठ पे ध्यान रखता है। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन अब पूछेंगे आपसे। नहीं, पहले क्वेश्चन रहेगा तब लिखाएंगे, तब सही रहेगा। ना 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 बेटा, कुछ भी नहीं, अच्छा प्रश्न है। कल को यही पूछेगा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है। क्या लिखा है, लाइन पढ़ो। लाइन तो लिखी है साफ साफ ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से बनाएगा ना। एक क्वेश्चन की हम कल्पना कर रहे हैं, वो आपसे हम पूछ रहे हैं। जैसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, कोलेजियम से, विधि मंत्री से, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, यही खेल हो जाएगा। तो सतर्क रहना, कैसे कैसे पूछेंगे वो उनका मन, हमें तैयार होके जाना है, और वो जो पूछेंगे हम जवाब देंगे, है ना बेटा। आगे बढ़िए। तो पहले पूछ लेते हैं, है ना, मजा नहीं आ रहा बताने के बाद पूछने में, तो फट से बता रहे हो। तो पहले क्वेश्चन हो जाए तब आप बताइए। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन। विकल्प में, अरे विकल्प समझ रहे हो क्या क्या होगा? है ना, बहुत लंबा चौड़ा सा ऑप्शन होगा नहीं। नहीं तो बता दो सीधे सीधे क्या विकल्प हो। राष्ट्रपति करेगा, और जवाब आपका गलत है। हैं? नहीं, देखो चीजें मुश्किल कहां होती हैं। अगर चीजें नजर से नहीं गुजरी हैं तो मुश्किल है, और नजर से अगर गुजर गई तो सब कुछ आसान है। यही कंपटीशन का फॉर्मूला है। जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है जो वो मतलब सर उच्च न्यायालय से मतलब उनको मतलब मान लीजिए कोई कामकाज ज्यादा हो गया और जरूरत पड़ गई तो उनको मतलब उच्च न्यायालय से खास मतलब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। एक काम तो मुख्य न्यायाधीश करता है। अरे अभी बवाल है, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करिए। मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है, सहमत है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। मतलब परामर्श मतलब उलझाइए मत, स्पष्ट बोले, इसकी नियुक्ति कौन करता है, मैं ये पूछ रहा हूं बस। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। भूत प्रेत तो नहीं करेगा, कोई ना कोई करेगा। राष्ट्रपति करेगा, करना तो चाहिए, नहीं करेगा। सर्वोच्च ने, अब हम क्या जाने हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? जो संविधान में लिखा है मैं वो इंटरप्रिटेट करूंगा। अब काहे लिखे हैं, आप पूछेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली काहे बनाए, हम क्या जाने काहे बनाए। अमेरिका वाली क्यों नहीं बनाए, वो जाने काहे नहीं बनाए, उनको नहीं सूट किया होगा। तो ये प्रश्न तो काल्पनिक है ना, क्यों ऐसा किए, तो वो हम नहीं बता सकते। क्या किए ये हम बता सकते हैं। बहरहाल, तो ये है क्या प्रक्रिया, सुन लो। ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नियुक्ति है, टेढ़ी मेढ़ी नियुक्ति है कि उच्च न्यायालय से आप न्यायाधीश ले रहे हो। न्यायाधीश और कहां से आएंगे? ऐसी बात है, कोई और स्रोत तो है नहीं। अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या घट रही है, सत्र नहीं चल पा रहा है, तदर्थ न्यायाधीश की आवश्यकता है, तो कहां से आएंगे न्यायाधीश? उच्च न्यायालय से आएंगे। बड़ी सीधी सी बात है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पर्याप्त है कि नहीं, ये भी तो पूछ लो, क्योंकि साहब लोग वह भी है, वो खुद ही करा रहा है। उच्च न्यायालय दो ठोर पकड़ लाए उधर से,
नहीं, कहीं भी हो, मैं एक बात कह रहा हूं, उच्च न्यायालय से आप न्यायाधीश लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ के रूप में, तो आखिरकार उससे भी तो पूछना पड़ेगा ना कि आपके यहाँ न्यायाधीश पर्याप्त हैं, कम तो नहीं है। तो प्रक्रिया टेढ़ी मेढ़ी है बेटा। कहा जाता है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करेगा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेगा, लेकिन ऐसी नियुक्ति करते समय वह राष्ट्रपति से अनुमति ले लेगा कि ऐसी नियुक्ति करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अनुमति लेता है राष्ट्रपति से, लेकिन करता है कौन बेटा? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन एक काम और करता है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेता है कि भाई आपके यहाँ जज एक्स्ट्रा हैं, तो कहेगा हाँ है, तो उनको ले जाता है। लिख लो। खाली अनुच्छेद रटे हो है ना, तो अच्छी बात है अनुच्छेद। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश को ही मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भाई मतलब ले लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा, क्या आप ही चले आइए, छोड़िए बवाल वाल उधर किसी के जिम्मे, है ना। तब मुख्य न्यायाधीश को अरे ऐसी कल्पना काहे कर रहे हो भैया? मुख्य न्यायाधीश को बुला लेंगे, वहां जजेस नहीं है। मुख्य न्यायाधीश प्रभारी होता है बेटा, डेली रूटीन में ऑफिस वर्क होता है उसका, उसको काहे बुलाएंगे? उसको क्यों बुलाएंगे? आपको काम चलाना है कि डिस्टर्ब करना है किसी न्यायालय? मुख्य न्यायाधीश को काहे बुला लेंगे भाई? वो सिंपल सी बात है। 50-50, 60-60 जजेस हैं, आप उनको ले जाइए, मुख्य न्यायाधीश को बुला लेंगे आप? संभव ही नहीं। हाँ बेटा बोलो, क्या पूछ रहे थे? पूछो। पूरा हो गया? चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि पढ़ाते समय सब पूरा हो जाए, कुछ रह ही न जाए शंका, लेकिन अगर रह जाए तो जरूर बात करिए। चले बेटा। मतलब इनका कोई मतलब निश्चित टाइम पीरियड भी होता है, मतलब इतना दिन आपको सुप्रीम कोर्ट में रहना है। अच्छा, वेरी गुड। हाई कोर्ट वाला आप बताएंगे? हाई कोर्ट में भी ऐसा कुछ प्रावधान है? तदर्थ हाँ, इस टाइप का। निश्चित सुप्रीम ये आपकी नजर से गुजरा है कि नहीं? गुजरा है, तब काहे पूछ रहे हैं? जब आप जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो? वो डेट वाला मैं नहीं कर रहा। हाँ, पहली बात ध्यान से सुनना। नहीं नहीं, अच्छा, दो तरह से प्रश्न पूछते हैं बच्चे, एक तो जानने के लिए, एक हमें जानने के लिए। तो कोई आपत्ति नहीं है बेटा, वो किसी उद्देश्य से आप पूछें। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट में निर्धारित है। ठीक है, हाई कोर्ट में समय सीमा निर्धारित है, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। अभी सब हम लिखाते हैं बेटा, क्लियर है? अभी जब लिखाएंगे तो सब क्लियर करेंगे। लेकिन असल में होता क्या है, मतलब कोई भी अच्छा बुक आप पढ़िए तो उसमें मतलब एक बुक की ही भाषा उसमें लिखी रहती है, तो उसमें मतलब व्याख्या की तो मतलब क्या चाहते हैं कि वो हम लोग की भाषा लिख जाए? तो हम लोगों को कौन पूछेगा? तो हम लोग की भाषा, हमारा काम सिर्फ इतना है बेटा, किताब और आपके बीच में हम पुल हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट क्रिएटर, हम क्रिएटर नहीं है, वी आर इंटरप्रिटेटर। किताब की भाषा जो आपको नहीं समझ में आती उसे हम आपको समझा देते हैं। बेयर एक्ट पढ़ लो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। बेयर एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो एक लाइन पल्ले नहीं पड़ेगा, रखा हुआ है मेरे टेबल पे, पढ़ के देख लेना। एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही है। तो ढेर सारी गाइड बुक मार्केट में आ गई, ताकि उसको अपनी भाषा वो लिख के देते हैं। अब वो भी भाषा नहीं समझ में आती तो हम अपनी भाषा में बताते हैं, तो वो शायद समझ में आ जाता है ना। लिखें, शुरू करें बेटा। हाँ लिखे। जब सर्वोच्च न्यायालय के सत्र में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त न हो, न्यायाधीशों की संख्या क्या बेटा? पर्याप्त न हो, तो ऐसी दशा में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसकी बेटा? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्लियर हुआ? हाँ। लिखें, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे बेटा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से की जाती है। हो गया बेटा? परंतु संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। ठीक है? अनुच्छेद बेटा लिखते रहना, अनुच्छेद मत बोलना, है ना? अनुच्छेद तो पहले ही लिखा दिए हैं। हाँ, लिखें, इस नियुक्ति कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है। इस नियुक्ति की कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है। देखिए बेटा, एक बहुत सिंपल सी बात है। जब आप पढ़े तो थोड़ी काल्पनिक प्रश्न भी होने चाहिए, जो आपके दिमाग में आए वो जरूर होने चाहिए। लेकिन एक जिसको हम लोग कहते हैं ना सूडो क्वेश्चन, काल्पनिक प्रश्न, तो काल्पनिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो वास्तविक तो नहीं होते लेकिन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की एक्सिस अगर नहीं झुकी होती तो क्या होता, ये पूछा गया है सोल्यूशन से। ये काल्पनिक प्रश्न ही है। पृथ्वी की एक्सिस वर्टिकल से 23.5 की जगह पे 40 डिग्री इंक्लाइंड होती तो क्या होता? अगर भूगोल समझते हैं तो जरूर बता देते क्या क्या होता। तो अच्छा है ना, कल्पना करना ऐसे प्रश्नों की बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर समझेंगे तो कल्पना का जवाब भी दे पाएंगे। एक क्लास में हमारे मित्र ने बड़ी जबरदस्त कल्पना की, भूगोल पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर एक क्वेश्चन हम सोच रहे हैं, हम तो बताइए। उन्होंने कहा पृथ्वी ही नहीं होती तो तब क्या होता? वेरी नाइस क्वेश्चन। पृथ्वी ही ना होती भैया तो हम आप यहाँ बैठ के नहीं पढ़ रहे होते भूगोल वूगोल, तो फिर भूगोल ही नहीं होता। तो अजीब अजीब कल्पना है भैया। तो कल्पना करें जरूर, लेकिन एक ऐसी कल्पना करें जो थोड़ा वास्तविकता के नजदीक हो, है ना? कि पृथ्वी ही ना हो, ब्रह्मांड ही नहीं होता, यूनिवर्स ही नहीं होता। अरे रहते कहाँ पहले, तो ये बात है ना? चले, हो गया, आगे बढ़े बेटा। तीसरा बेटा, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अनुच्छेद बेटा 128, वेरी गुड। चलो फिर पेज फंस गई। कहा गया है कि सेवानिवृत्त मतलब काम नहीं कर सकते हैं। कहाँ कहा गया है? अभी आप पता अरे मुझे मत फंसाओ भाई। मुझे कहाँ फंसा रहे हो आप? मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ये बोला अधिवक्ता के रूप में नहीं उपस्थित होंगे। या शब्दों को थोड़ा ध्यान रखिए ना बेटा, एक बार ध्यान से सुनो। एक बार का जज सदैव का जज। जो एक बार न्यायाधीश बनता है ना, वो जब तक मर न जाए तब तक वो न्यायाधीश है ना बेटा? तो मैंने जो कहा वो कुछ अलग कहा और आपने कुछ अलग समझ लिया, यही सब परेशानी है ना बेटा। सुनो, इसमें ये बताएंगे कि किन्हीं कारणों से कोरम पूरा ना हो रहा हो और उच्च न्यायालयों से भी न्यायाधीश उपलब्ध ना हो पा रहे हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसी दशा में प्रावधान बनाया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कार्य करने का आग्रह किया जा सकता है। इसमें आग्रह करना होता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से अगर रिटायर हुए तो 65 साल और उधर तो मान लो 62 साल। कुछ लोग तो 60 साल में ही प्रस्थान की तैयारी करने लगते हैं, दिख ही नहीं रहा है, चल ही नहीं पा रहा है, सुन ही नहीं पा, दुनिया भर की फिजिकल प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ लोग बड़ा फिट रहते हैं भाई,
तो 65 साल 70 साल का उम्र का आदमी ठीक से सुन पा रहा हो, ठीक से देख पा रहा हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है। इसलिए उनसे पूछा जाता है कि कार्य कर पाएंगे, सक्षम है। अगर वो कहते हैं हाँ कर पाएंगे तो उनसे सलाह ली जाती है, उनको सत्र में बुलाया जाता है। क्लियर है बेटा? लेकिन जाहिर सी बात है कि मैंडेटरी नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है ना। अभी मूल प्रश्न यह है कि इनकी कौन नियुक्ति करता है। देखो ये मामला तो थोड़ा टेढ़ा मड़ा है, क्योंकि लोग न्यायाधीश से अब मुक्त हो चुके हैं एक तरह से। बाकी तो मान लो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे, उनकी बात हो रही थी। चलो उसमें बहुत असमंजस की स्थिति नहीं है। नजर से नहीं गुजरी है तो इधर उधर बोलोगे कुछ, और नजर से गुजरी होती तो स्पष्ट बताते। इन्हें भी नियुक्त करता है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले। लिख ले। यदि सत्र में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त न हो तो, यदि सत्र में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कार्य करने का आग्रह कर सकता है। सेवानिवृत्त के बाद क्या होना चाहिए? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कार्य करने या सत्र में भाग लेने का आग्रह कर सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक टीचर के रूप में बता रहा है, पढ़ाना तो है ही है मुझे, लेकिन अनुभव के आधार पर बता रहा है कि ज्यादा जरूरी है आपकी परीक्षा के लिए, है ना। इस पे ज्यादा फोकस की रहिएगा। बाकी तो कॉलेजियम वगैरह भी बड़ी चर्चा हुई है, डिबेट हुआ है मीडिया से लेके, थोड़ा कॉलेजियम पे सतर्क रहिएगा। इसलिए मैंने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से सब बता दिया लास्ट तक कि संविधान क्या कह रहा है, परंपरा क्या रही है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का मुकदमे ने क्या कहा, उसमें फिर बाद में 143 में सलाह ली गई। सलाह में उसने बताया कि 2 नहीं भैया 4 लोगों की जरूरत होगी। क्लियर है? फिर बाद में एक बवाल हो गया 2014 में 99वां संविधान संशोधन, हाँ, और जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अब अस्तित्व में नहीं है, वो खत्म हो चुका, लेकिन कितने सदस्य था, क्या क्या उनके प्रावधान थे, सब नजर बना के रखिएगा बेटा। यही महत्वपूर्ण। देखो कंपटीशन की फिलॉसफी यह है कि भूगोल भी पूछेंगे तो करंट से जोड़ के पूछेंगे, संविधान तो पूछेंगे ही, लेकिन करंट से जोड़ के पूछेंगे। किन्हीं कारणों से वो चर्चाओं में रहा हो, किन्हीं कारणों से हल्ला दंगा मचा हो। एक चीज बताइए, जब से एनआरसी वगैरह का आया था, नागरिकता आपसे पूछी जा रही है। भाई मैं तो, आप तो जितनी उम्र है उतने दिन से कंपटीशन में देख रहा हूँ, नागरिकता तो कभी नहीं पूछी गई। लेकिन जब से हल्ला दंगा मचा तब से वो सिटीजन से पूछने लगे नागरिकता के प्रावधान क्या है। खैर हम तो शुरू से पढ़ाते रहे, पूछे चाहे ना पूछे, नागरिकता तो बड़े विस्तार से पढ़ाता हूँ बच्चों को, लेकिन अब तो प्रासंगिक हो गया। तो आप सतर्क रहिए कि संविधान में क्या चीजें चर्चा में आ रही हैं, उससे जो रिलेटेड संविधान के पहलू हैं वहां मजबूत रहिए, वो परीक्षा में देखेंगे। भूगोल अगर आप पढ़ रहे हैं तो अब सतर्क रहिए कि अभी भूगोल में क्वेश्चन किधर से होगा, संभावना किधर से बढ़ेगी। तो संभावना बढ़ जाएगी, अभी जहां लड़ाई भड़ाई हो रही है वहां से कल को पूछेगा कि यूक्रेन किन 2 खाड़ियों के बीच में है, किस महासागर के बीच में है, उसके अड़ोसी पड़ोसी मुल्क कौन है, यही सब बवाल होगा। अब जितने सतर्क ढंग से आप उसका अध्ययन कर लेंगे उतने बेहतर परीक्षार्थी बनेंगे। यही फिलॉसफी है कंपटीशन की। बाकी भूगोल का और अर्थ है क्या जो आप अंत कर लोगे, तो संभव नहीं है। अभी देख रहे हो एलिशन द्वीप समूह के पास हलचल मच रही है। अभी रशिया कह रहा है कि अलास्का हम वापस ले लेंगे, हमारा इलाका है।
तो अलास्का क्या है, बेरिंग सागर क्या है, बेरिंग जल संधि कहाँ है, थोड़ा उस सब चीजों पे नजर बना के रखिए, हो जाएगा बेटा। लेकिन ये कि आप ये कहें कि नहीं नहीं हम पूरा पढ़ के ही जाएंगे कुछ भी पूछे, तो बधाई हो आपको, पढ़ के जाइए ना, और देखिए क्या दुर्गति होती है। तो ये बड़ी भारी परेशानी है कंपटीशन की, सर्वज्ञ होके नहीं जा पाएंगे आप प्रैक्टिकल होके जा पाएंगे। नहीं, इंपॉर्टेंट कौन बताएगा, आयोग, आयोग नहीं बताने वाला, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा हर जगह। इतिहास को जोड़ रहे हैं, इतिहास को करंट से जोड़ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री कहीं विजिट किए या कुछ ऐसा हुआ, इतिहास का कोई पहलू है, वहां घेर लेंगे आप, इसी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको समझ लीजिए बेटा, तो कंपटीशन आसान हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लिख लें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार या कार्य। तो शुरुआत करते हैं बेटा, बड़ा इलाका विस्तार से बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के, अरे काहे बना है सर्वोच्च न्यायालय, हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लो पहले। सर्वोच्च न्यायालय क्यों बनाया गया? न्याय के लिए। और 33 जाने हैं, एक यानी मिला के 34 जाने मर जाएंगे इस देश में अगर न्याय करने लगे तो। आपको क्या लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय खाली बैठा है न्याय करने के लिए? और न्याय करने के लिए बैठा होता तो इसमें इतने लोग होते? अरे एक एक प्रदेश पे एक एक जज का एवरेज तो आ जाता है, संघ शासित क्षेत्रों वगैरह मिला तो वो भी नहीं आता। तो सर्वोच्च न्यायालय तो नाम है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय न्याय करने के लिए सिर्फ नहीं बैठा है। पहले तो ये ठीक कर लो अपने दिमाग में, वह भी उसका काम है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा काम है कि संविधान पे निगहबानी करना, कि संविधान ठीक से चल रहा है, इस पे नजर रखेंगे। और एक बात कि न्याय वाय करने का मतलब ये मत समझ लेना, कुछ गलतफहमी मत पालना कि मुंह उठाए चले जाओगे सर्वोच्च न्यायालय में। घर में चोरी हुआ, चल रही उधर ही सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ मुकदमा इधर उधर करे, सीधे सुप्रीम कोर्ट पे। तमाशा है सुप्रीम कोर्ट, यू आर नॉट अलाउड, अनुमति नहीं है। तो थोड़ा सा बेटा समझते हैं, पढ़ते हैं, शुरू करें। तो कैटेगराइज कर लेते हैं, बांट लेते हैं, फिर बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहला लिखें अभिलेख न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या है बेटा? अभिलेख न्यायालय है। तो ये क्या होता है समझेंगे अभी, है ना, पढ़ेंगे अभी, जो भी डिटेल है डिटेल में बात करेंगे बेटा। ठीक है, अनुच्छेद इसका लिख लो 1 to 9। अनुच्छेद खूब रटे हो, है ना, अच्छी बात है, अनुच्छेद रटना कोई बुराई नहीं है। आगे अपीली अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, कोई पहले कोई बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना तो सब पड़ेगा ही। अगला बेटा मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता, है ना बेटा, हेडिंग बनाओ क्या, प्रारंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद आगे लिखाएंगे, जब डिमार्केट करेंगे बांटेंगे इसको तो लिखाएंगे। तो क्या क्या हो गया बेटा? अभिलेख न्यायालय हो गया, अपीली अधिकारिता हो गया, प्रारंभिक अधिकारिता हो गया। प्रारंभिक के अंदर जब घुसेंगे हम लोग तो आएगा मूल अधिकारिता भी। क्लियर है? आगे विशेष अपीली अधिकारिता, क्या बेटा? विशेष अपीली अधिकारिता। ठीक है, अगला परामर्शदायी अधिकारिता, परामर्शदायी अधिकारिता। ये सब विस्तार से बेटा एक टॉपिक को पढ़ना है ना, वैसे नहीं लिखा के निकलना है। आगे कार्रवाइयों के लिए नियम बनाने की अधिकारिता, कार्रवाइयों के लिए क्या बेटा? नियम बनाने की अधिकारिता। इतनी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग पास एक
ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगा काम चलाने भर का। वैसे पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा, किताब वताब अच्छी लेके जरूर पढ़िए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो जो डायमेंशन है इसके बाहर जाएगा, क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, यहीं से रहेगा, है ना बेटा। तो एक की हेडिंग बना लो, थोड़ी बात शुरू कर देते हैं। पहला हेडिंग बनाओ बेटा, क्या? अभिलेख न्यायालय। ठीक है, तो क्या है अभिलेख न्यायालय बेटा, क्या इसका मतलब होता है? क्या सभी न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं? सुप्रीम कोर्ट तो अभिलेख न्यायालय है, सभी न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, जितने न्यायालय हैं सब अभिलेख न्यायालय है। क्लियर है बेटा? लेकिन बाकी जो न्यायालय अभिलेख न्यायालय बने वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बने। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बाकी सारे न्यायालय अभिलेख न्यायालय होंगे। तो क्या है बेटा अभिलेख न्यायालय का मतलब? थोड़ा सुनिए, लिखिए मत, आज बाद में लिखेंगे, पहले आज सुन लीजिए। अभिलेख न्यायालय के कई मतलब है। पहला मतलब है कि न्यायालय की कार्रवाइयों को अभिलेखित किया जाएगा। तो मुझे लगता है न्यायालय तो छोड़ दो यार, किसी ऑफिस में कोई ऐसा काम ही नहीं होता जो बिना लिखा पढ़ी के होता है। ये तो न्यायालय है, क्या बिना मुंजबानी काम होगा? तो लिखा पढ़ी तो हर ही जगह होता है, तो ये कोई बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण तो बात नहीं है। यानी जो भी कार्रवाई होगी उसको रिकॉर्ड बना के रखा जाएगा, अभिलेखित किया जाएगा। ये भी है अभिलेख न्यायालय का। दूसरा, न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भविष्य में नजीर के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। क्लियर है? तीसरा क्या, उसी में समझ लो कि अधीनस्थ न्यायालय यानी उससे छोटे जो न्यायालय होंगे उस निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो जिस मैटर पे जो निर्णय दे दिया है उससे छोटा न्यायालय उस निर्णय के विरुद्ध नहीं जाएगा। हाँ, वह न्यायालय जो ये निर्णय दिया है वो अपने निर्णय को बदल सकता है। यानी न्यायालय अरे बदला ही है बेटा। आपने पढ़ा है शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ बना पंजाब, क्या क्या ड्रामा देखा है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो बार बार बदल रहे हैं ना। तो कोई न्यायालय, कॉमन सेंस से जवाब दिया जा सकता है। अगर हम चीजों का अध्ययन किए हैं तो बता सकते हैं कि कोई न्यायालय अपने दिए गए निर्णय को संशोधित कर सकता है, बदल सकता है, जो मन करे वो कर सकता है। लेकिन उस न्यायालय से जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे सोच नहीं सकते, सपना नहीं देख सकते, बदलना तो बहुत दूर की बात है। ये भी अभिलेख न्यायालय का दर्जा है। तीसरा, न्यायालय की अवमानना करने पर न्यायालय दंडित करेगा। यानी अगर किसी ने न्यायालय की बेइज्जती की, अवमानना किया, तो न्यायालय दंडित कर देगा। क्लियर है? और अभी नई व्यवस्था जो बनाई गई है उसमें 6 वर्ष का कारावास अधिकतम या 2000 रुपए का अर्थदंड या दोनों लगा देगा। कब? जब न्यायालय की बेइज्जती करोगे। तो एक चीज देखते हो, ये मीडिया वाले बड़े सातिर हैं। तो अभी जब न्यायालय का फैसला आता है ना, तो किसी माननीय को पकड़ लेते हैं, मंत्री को पकड़ लेते हैं, विपक्षी को पकड़ लेते हैं। आपका क्या कहना है इस निर्णय पर? बोलो तो कुछ। और इतने चालाक होते हैं ये लोग, पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, जानकार हो ना, इसमें पारंगत है। तुरंत कहते हैं न्यायालय का निर्णय है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोला है ना तो न्यायालय स्वयं संज्ञान लेगा, शिव बांटो लेगा, और फिर काहे बोला ये भी बता देगा। ध्यान सुनना, किसी न्यायालय की कार्रवाई के विषय में, किसी जज के विषय में संसद में भी चर्चा नहीं हो सकती, राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं हो सकती सिवाय एक दिन के। तब जब न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी तब तो बात कर सकते हैं आप, उसके पहले नहीं बात कर सकते। संविधान के अनुच्छेद 121 में इसका उल्लेख किया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जानबूझ के बनाया गया बेटा। तो ये 3 चीजें हैं बेटा, अभिलेखित की जाएंगी, है ना, और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वह बाध्यकारी होगा और भविष्य में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। और न्यायालय की अगर आपने बेइज्जती की है, अवमानना अगर आपने किया, तो न्यायालय आपको दंडित करेगा।
ये अधिकार जिनके जिनके पास हैं वो सब अभिलेख में आ गए। सर अधीनस्थ का यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे हाई कोर्ट का निर्णय है तो अधीनस्थ माने उस न्यायालय से छोटे न्यायालय। हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है। जी हाई कोर्ट का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है। चेंज नहीं कर सकता, चिथड़े उड़ा सकता है, तहस नहस कर सकता है। अब इतना ही नहीं समझ पाए। और अगर चेंज नहीं कर सकता तो हाई कोर्ट के निर्णय को हम फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों करेंगे? तो काहे के लिए अपील करते हैं? इसीलिए अपील करते हैं ना बेटा कि उसको ठीक ठाक किया जाए। और कॉमन सेंस से भी चीजों को सोचा करो। अगर हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति दी गई है तो इसका क्या मतलब है? वो उसमें संशोधन कर सकता है। अगर संशोधन कर ही नहीं सकता तो फिर अपील का मतलब क्या है? कोई मीनिंग नहीं है। फिर वही निर्णय लेके घर निकल जाइए, है ना बेटा? तो बिना अभिलेख कहे भी तो वही हो सकता है ना कि मतलब जो हाई है उससे वो चेंज कर सकता है। कैसे कह दिया जाए? ऐसे मुंह से कह दिया जाए? तो लिखना पड़ेगा ना। उसको लिख दिया गया, वही बात जो आप बोल रहे हो ना, उसी बात को लिख दिया गया। यही एक उदाहरण हो गया, संवैधानिक प्रावधान बना दिया गया, यानी अब ये संविधान में लिख दिया गया, ये करना होगा। क्लियर है बेटा? तो बाकी की चर्चा आप कल करते हैं बेटा, यही समाप्त करते हैं। हाँ, बस इतना निवेदन है कि मैं अपनी पूरी क्षमता भर प्रयास कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उससे बियॉन्ड क्वेश्चन ना जाने पाए। अब जैसे घर पे जाइए, अरे बेटा सुनो, घर पे जाओ, सॉल्ट पेपर ले लो,